नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं। आज आपका जो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का एग्जाम हो गया है। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर जो है काफ़ी अच्छा हुआ होगा। अब जो आपका अगला पेपर है, थर्ड पेपर है, वो है कि शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और इसके लिए हम आपको आज पहला यूनिट लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम पहले यूनिट के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद है कि इतने में से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। इसके अलावा यूनिट 2, 3 और 4 के भी हम सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आपको मिल जाए। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो आप जो है चैनल पर आकर चेक कर लीजिएगा, वीडियो ज़रूर आपको जो है मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के एडुसियर शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। जहाँ पर भी शरीर, मन और आत्मा आ जाए वहाँ पर आप समझ जाइए कि महात्मा गांधी की परिभाषा है। शरीर, मन और आत्मा, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है। तो जो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वह टेक्निकोज नामक ग्रीक शब्द से हुई है। हमारे यहाँ पर टेक्निकोज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी प्रथम किसे कहते हैं। देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये तो आपका सब्जेक्ट का नाम ही है और यही टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो शैक्षिक तकनीकी जो प्रथम होता है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। आप याद रख लीजिए, शैक्षिक तकनीकी प्रथम को हार्डवेयर बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी 2 को सॉफ्टवेयर बोलते हैं और शैक्षिक तकनीकी तृतीय को सिस्टम अप्रोच यानी कि प्रणाली उपागम बोलते हैं। इसको आप जो है याद रखिए। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र कौन सा है। तो ये हो जाएगा सूचना एवं संचार तकनीकी जो है शिक्षा शास्त्र का नया क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो देखिए, शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता जो है मॉरिसन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए मॉरिसन करेक्ट हो जाएंगे। सातवां प्रश्न है, अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से संबंध किसका संबंध है। तो अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से व्यवहार तकनीकी यानी कि बिहेवियरिस्टिक जो है हमारी टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी की संबंध है। आठवां है, अनुदेशनात्मक तकनीक यानी कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए होता है। तो जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इसमें कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत होता है, पर्सनल तौर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किया था ब्राइमर ने। ब्राइमर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों अथवा उपशाखाओं का वर्णन किसने किया है। तो ये वर्णन किया है लुम्सडेन ने। किसने किया है? लुम्सडेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। यह कथन किसका है। तो यह कथन हो जाएगा रॉबर्ट ए कॉक्स का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। शैक्षिक तकनीकी प्रथम को जो कि हमारा होता है हार्डवेयर, इसको सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी किसने कहा है। तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी जो है यानी कि रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा है सिल्वरमैन ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी सिल्वरमैन ने। 13वां प्रश्न है, किसने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को यानी कि जो हमारा द्वितीय में क्या आता है, द्वितीय में हमारा सॉफ्टवेयर आता है, को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित माना है। तो स्किनर ने जो है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित माना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 14वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कौन सा है। देखिए हमारा फर्स्ट होता है हार्डवेयर और सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। तो द्वितीय क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है प्रणाली उपागम। 15वां है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय क्या है। तो फर्स्ट में आपका क्या होता है, फर्स्ट होता है हार्डवेयर फर्स्ट, सॉफ्टवेयर सेकेंड और प्रणाली उपागम जो है हमारा तीसरा। तो तृतीय क्या है? प्रणाली उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच। इसे सिस्टम एनालिसिस भी कहते हैं और इसे प्रबंध तकनीकी उपागम भी कहते हैं, भी आप याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यंत्र का प्रयोग तो हमेशा हार्डवेयर में ही होता है और जो हमारा हार्डवेयर है वो पहले में आता है शैक्षिक तकनीकी प्रथम। तो शैक्षिक तकनीकी हार्डवेयर का जो है हार्डवेयर में ही जो है यंत्रों का प्रयोग होता है। 17वां है, लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया है। तो 3 उपागमों में वर्गीकृत किया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। 18वां प्रश्न है, कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है। तो कठोर शिल्प उपागम का जो सबसे पहले प्रयोग था इसका वर्णन सबसे पहले स्किनर ने किया था
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, किस शिल्प उपागम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जो है जोर दिया जाता है? तो कठोर जो हमारा शिल्प उपागम होता है इसमें सहायक सामग्री, सहायक यंत्रों पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जो हार्डवेयर के अंतर्गत ही सभी सहायक सामग्रियां आती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, प्रणाली विश्लेषण या फिर शैक्षिक तकनीकी तृतीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो शैक्षिक तकनीकी जो हमारा तृतीय है इसे हम प्रबंध तकनीकी उपागम के नाम से जानते हैं, प्रबंध तकनीकी उपागम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 21वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय जिसे हम प्रणाली उपागम कहते हैं वास्तव में किस मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो हमारा प्रणाली उपागम है वह गेस्टाल्टवादी के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर? गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, तकनीकी व्यावहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जे ब्लूमर का। ऑप्शन नंबर डी। 23वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पक्ष कौन कौन से? तो पहले हमारा होता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेस और फिर होता है आउटपुट। तो यानी कि अदा, प्रक्रिया और प्रदा हमारे शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पक्ष हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, अनुदेशन तकनीकी के विकास का मुख्य उद्देश्य किसको जाता है? तो देखिए अनुदेशन तकनीकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके विकास का जो श्रेय है वह ब्रूनर एवं ग्लेसर को जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी के द्वारा समस्त पाठ्य वस्तु को क्रमशः 4 सोपानों, नियोजन यानी कि प्लानिंग, व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, अग्रसरण यानी कि हमारा हो जाएगा लीडिंग और नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। कथन किसका है? तो ये जो है बाटा है आइवर के डेविस ने जो है शिक्षण के 4 सोपान दिए हैं, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसर और नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, संप्रेषण नियंत्रण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? तो जो संप्रेषण नियंत्रण है साइबरनेटिक्स से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग कहलाता है क्या? तो जो शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग है उसे हम अनुदेशन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदेशन प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदेशन का क्या अर्थ है? तो अनुदेशन का अर्थ होता है सूचनाएं देना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, परिणामों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? देखिए मूल्यांकन जो है प्रदा में होता है, हमारे किस में होता है? प्रदा यानी कि आउटपुट में होता है। अगला है 30, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर, सीसीटीवी आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह सब शैक्षिक तकनीकी प्रथम यानी कि हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए, व्यवहार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो व्यवहार की उत्पत्ति परिस्थिति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 32वां, स्किनर ने अपने के सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि केवल पशुओं के व्यवहार को ही नहीं वर्ण मानव के व्यवहार को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें उन्होंने सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो है इस बात को बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, अनुदेशन प्रारूप किस पर आधारित होता है? तो यह शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है? तो देखिए शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा कि शिक्षण संबंधी उचित रणनीति बनाना। क्या हो जाएगा? शिक्षण संबंधित उचित रणनीति का निर्माण करना। 35वां प्रश्न है, छात्रों का आरंभिक व्यवहार यानी कि एंटरिंग बिहेवियर ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? तो इनपुट यानी कि अदा के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, किसका संबंध शिक्षक व छात्रों के मध्य पाठ्य वस्तु पर अंतःक्रिया से होता है? तो पाठ्य वस्तु के मध्य अंतःक्रिया जो है प्रक्रिया के अंतर्गत यानी कि प्रोसेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट है। 37वां है, सॉफ्टवेयर उपागम को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ये ET2 होता है यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसे अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी या फिर शिक्षण तकनीकी इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, प्रणाली उपागम में प्रणाली शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रणाली का अर्थ जो यहाँ पर विश्लेषण एवं विकास से है। प्रणाली उपागम में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39वां है, प्रणाली उपागम एक प्रकार से किसके समाधान की प्रक्रिया है? तो यह तार्किक समाधान की प्रक्रिया होता है प्रणाली उपागम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 40वां प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण प्रशासक की समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक एवं प्रमाणात्मक आधार प्रदान करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? निर्णय लेने के लिए करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है,
प्रणाली उपागम के सोपान कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा प्रणाली का विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन। उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। 42वां प्रश्न है, प्रणाली उपागम सीखने तथा शिक्षण व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान की एक किस प्रकार की विधि है? तो यह एक वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पाठ्य वस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये दोनों जो है शिक्षण तकनीकी में ही सम्मिलित किए जाते हैं। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु को कितने सोपानों में विभाजित करके जो है अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु को 4 सोपानों में जो है वर्गीय बांट कर जो है अध्ययन किया जाता है। 4 सोपान कौन कौन से हैं? पहला होता है नियोजन यानी कि प्लानिंग, व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, अग्रसरण यानी कि लीडिंग ऑफ टीचिंग, और चौथा होता है नियंत्रण या फिर मूल्यांकन। तो ये 4 हमारे सोपान होते हैं अध्ययन में। 45वां प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं सहायक सामग्री का चयन किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला 46 नंबर, शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत होता है? तो देखिए, जो मूल्यांकन होता है वह नियंत्रण यानी कि सबसे अंतिम सोपान होता है हमारा, चौथा सोपान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिप्रेरणाओं यानी कि मोटिवेशन की प्रवृत्तियों का चयन शिक्षक तकनीकी के किस सोपान में होता है? तो ये अग्रसरण यानी कि लीडिंग टू टीचिंग, जब अध्ययन यानी कि जब अध्यापन किया जाता है तभी ये जो है होता है। अगला है 48वां प्रश्न, शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण पाठ्य वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है? तो ये जो है प्लानिंग यानी कि नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, अनुदेशन प्रारूप को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो अनुदेशन प्रारूप को जो है मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। किस भागों में? ऑप्शन नंबर बी, पहला होता है कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, दूसरा है संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप और तीसरा है प्रणाली उपागम। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, काइबरनेट्स का अभिप्राय किससे है? तो काइबरनेट्स जो है एक प्रकार का ये ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है शासन करना, शासन करने से। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, प्रणाली उपागम का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, ई लर्निंग का आरंभ कहाँ हुआ? तो ई लर्निंग का आरंभ जो है ब्रिटेन में हुआ था। अगला है, ई अधिगम द्वारा अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से क्या किया जाता है? तो शिक्षण तथा प्रशिक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है, ई सामग्री का उपयोग छात्रों द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो यह वृहद स्तर पर किया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। वेबिनार क्या है? तो वेबिनार जो है एक प्रकार का आपका वर्कशॉप होता है। अगला प्रश्न देखिए, आभासी कक्ष क्या है? तो यह एक ऑनलाइन पोर्टल होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कब हुआ? तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास जो है 1961 कब हुआ था? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास 1961 में अमेरिका में जो है हुआ था। अगला है 58, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो यह अमेरिका के इलिनोइस विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। अमेरिका के इलिनोइस विश्वविद्यालय में 1961 में। अगला है, सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पूछताछ अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 61 नंबर, ड्रिल अनुदेशन का अभिप्राय क्या है? तो ड्रिल अनुदेशन का अभिप्राय है व्यवहार में स्थायित्व, अभ्यास कराना तथा अनुभव में स्थायित्व। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला है 63 नंबर, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, ई लर्निंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ई लर्निंग को ऑनलाइन अधिगम, इलेक्ट्रॉनिक अधिगम या फिर कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम, यानी कि इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है हमारा सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, किसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के अधिगम आते हैं जिसमें सूचना एवं संप्रेषण की सहायता से अधिगम को सरल बनाया जाता है? तो ये सब ई लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। ए करेक्ट हो जाएगा।
CAI का अभिप्राय क्या है? देखिए CAI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भौतिक बनावट हार्डवेयर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 69 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? तो यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। 70 नंबर प्रश्न है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट कौन सी है? तो ये हमारी एडू काप्ले है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 71 है, अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर है? देखिए कंप्यूटर एनालॉग इसका प्रकार है, डिजिटल और हाइब्रिड। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा? तो इसमें से पावर पॉइंट जो है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्त क्रियाएं किस उपागम के अंतर्गत संपादित होती हैं? तो ये सब जो है कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत जो है संपादित होती हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 74 है, स्मार्ट क्लास की संरचना में शामिल नहीं है? तो देखिए स्मार्ट क्लास की संरचना में, तो स्मार्ट क्लास की संरचना में शामिल नहीं है कौन सा? देखिए स्मार्ट बोर्ड शामिल होता है, डिजिटल प्रोजेक्टर शामिल होता है और लैपटॉप कंप्यूटर भी शामिल होता है, लेकिन टेलीविज़न शामिल नहीं होता है हमारे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेब आधारित अनुदेशन का एक पहलू है कौन सा? तो देखिए वेब आधारित अनुदेशन का एक पहलू है कि अकस्मात सीखना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76, संप्रेषण माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो संप्रेषण माध्यम को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ई लर्निंग का उपयोग संपूर्ण विश्व में किसकी सहायता से किया जाता है? तो ये वेब या CD रोम की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला है 78, आधुनिक युग की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो आधुनिक युग की महत्वपूर्ण जो देन मानी जाती है वो मानी जाती है कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान युग किसका युग है? तो ये वर्तमान युग जो है कंप्यूटर का युग है। 80 नंबर प्रश्न है कि आज के कंप्यूटर युग में कौन सी शिक्षा अपने नए आयाम स्थापित कर रही है? तो आज के कंप्यूटर के युग में जो दूरवर्ती शिक्षा जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, यह एक नया आयाम स्थापित कर रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, ई लर्निंग में महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो ई लर्निंग में देखिए लेखन के माध्यम से विचार या राय व्यक्त करने की क्षमता होती है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 81 नंबर का? 81 नंबर का जो हमारा सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए 82 नंबर प्रश्न, वर्चुअल स्कूल क्या है? जो हमारा आभासी विद्यालय होता है ये क्या है? तो देखिए वह प्रणाली जो शिक्षकों से छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से परिनियोजन पाठ्यक्रम सामग्री की अनुमति देती है, उसे हम कहते हैं वर्चुअल स्कूल। तो 82 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 83, तकनीकी या फिर तकनीकी विज्ञान अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय तकनीकी का अर्थ क्या है? तो तकनीकी का प्रयोग हमारे यहाँ पर हो जाएगी दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ ही जो है तकनीकी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 84 है, शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग, नवीन विचारों का प्रयोग और शिक्षार्थी की विशेषताओं का विश्लेषण, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, अनुदेशन प्रारूप की मान्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं। पहला लिखा है कि अनुदेशन प्रारूप के अनुसार शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। दूसरा लिखा है अनुदेशन प्रारूप के अनुसार शिक्षण एक विज्ञान है। तीसरा लिखा है कि अनुदेशन प्रारूप में नियम, सिद्धांत तथा रचना की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमारे यहाँ पर ए और सी जो है करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप कार्य विश्लेषण तथा उससे संबंधित तत्वों पर बल देता है, शैक्षिक तकनीकों के अदाब पक्ष से संबंधित है, या फिर इस प्रारूप में विश्लेषण विधि की सहायता नहीं ली जाती है। तो 86 नंबर में जो हमारा है केवल ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। शिक्षा तकनीकी का अर्थ क्या है? तो देखिए शिक्षा तकनीकी का अर्थ होता है कि शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना। क्या हो जाएगा? शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना। 88 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र नहीं है, कौन सा इसका क्षेत्र नहीं है? तो देखिए अधिगम प्रक्रिया का अप्रबंधन करना जो इसका क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा अध्यापन की तैयारी है, शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण है और पाठ्यक्रम का विकास है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र नहीं है। 89 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, इनमें से कौन से? तो देखिए
अप्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना शैक्षिक तकनीकी का कार्य नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, हार्डवेयर उपागम का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो हार्डवेयर उपागम का प्रारंभ जो है भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी प्रशिक्षण प्रणाली में किए गए प्रयोगों से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 91, ई लर्निंग की विशेषता है। तो देखिए ई लर्निंग की विशेषता क्या है कि प्रभावपूर्ण स्व अध्ययन एवं ट्यूटोरियल का प्रबंधन करना ई लर्निंग की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी लाने एवं अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिल तथा अभ्यास कार्यक्रम संबंधी अवसर प्रदान किए जाते हैं। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है 93, इंट्रानेट क्या है? तो देखिए इंटरनेट क्या होता है कि ये इंटरनेट नहीं, ये इंट्रानेट है। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क को हम इंट्रानेट कहते हैं। अगला है 94 नंबर प्रश्न, वेब आधारित अनुदेशन क्या है का माध्यम क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा कि शिक्षण संबंधी वातावरण तैयार करने का ये माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और आज का अंतिम प्रश्न है कि वेब आधारित अनुदेशन बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? तो ये दूरवर्ती शिक्षा के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है वेब आधारित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 90 तक के जो है यूनिट 1 के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आपका बचता है यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको जो है सारे यूनिट के जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका 100% एग्जाम में उससे फ़ायदा होने वाला है। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।